हेलो। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे भिड़े पड़े होंगे। तो क्योंकि दोस्त मेरे, आपको भी पता है पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े आपका काम नहीं होना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? देखो, ये तो सबको पता है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन और व्यतिकरण में डिफरेंस है, ध्यान से देखना। प्रकीर्णन और व्यतिकरण में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोस्त मेरे? प्रकीर्णन और व्यतिकरण में डिफरेंस है, स्कैटरिंग और इंटरफेरेंस में डिफरेंस है। प्रकीर्णन की अगर हम बात करें, खास रंग का दिखना, खास रंग का दिखना प्रकीर्णन का उदाहरण है। जिसमें जिसमें सूर्य लाल दिखता है, सूर्य लाल दिखता है, आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है, इस सब प्रकीर्णन है। अब व्यतिकरण की अगर हम बात करें, व्यतिकरण की अगर हम बात करें, व्यतिकरण में कभी कभी चमकना। व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो कभी कभी चमकना, व्यतिकरण कभी कभी चमकना जो है ये व्यतिकरण है। इसमें साबुन के बुलबुले का चमकना, 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 जल पर फैले मिट्टी के तेल का कभी कभी चमकना। जितना कभी कभी चमकने वाला, जल पर फैला मिट्टी का तेल चमकता है, जल पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है, ये सब व्यतिकरण है। देखो, कभी कभी चमकना व्यतिकरण और किसी खास रंग का दिखना प्रकीर्णन। अब दोस्त मेरे ध्यान से देखना, इससे भी काम नहीं चल रहा है। आकाश नीला क्यों दिखता है, यह पिछले बार का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो आकाश नीला दिखता है तो सबको पता है प्रकीर्णन के कारण। खतरे में लाल रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। सूर्य लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण। इसका एक और एग्जांपल है, खतरे में लाल रंग। खतरे में लाल रंग जो है यह भी प्रकीर्णन के कारण होता है। अब मामला यह है कि निम्न तरंग दैर्ध्य के कारण के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कि उच्च तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब मामला यह है, तो आपको भी पता है, ब आ नी ह पी ना ला। ऊपर वाले का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है और नीचे वाले का तरंग दैर्ध्य कम है। और नीला तुम्हारा नीचे है, देखो, तीन ऊपर और तीन नीचे, बीच में है हरा, बीच में है हरा, ये बीच में है। और नीचे वाले का तरंग दैर्ध्य आपको पता है कम है, नीचे वाले का तरंग दैर्ध्य कम है, तो नीला जो है हरा से नीचे है, इसका मतलब कम तरंग दैर्ध्य में आएगा, इसका मतलब कम तरंग दैर्ध्य में आएगा। तो बताओ, निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब बोलोगे सर एक बार और समझा दीजिए, तो हम एक बार और समझाते हैं थोड़ा और बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्त मेरे दम है। कहते हैं ब आ नी ह पी ना ला। अब देखिए, ये जो हरा है ना, ये बीच में है, ये हरा बीच में है, और नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो बढ़ता बढ़ता। तो इधर वाले का तरंग दैर्ध्य होता है अधिक, इधर वाले का तरंग दैर्ध्य होता है कम। तो ये कम वाले सेक्शन में नीला आता है, क्योंकि तीन नीचे तीन ऊपर, तो तीन नीचे वाला कम में आएगा, तो नीला जो होता है वो कम में आता है। तो निम्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। खतरे में लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, सूर्य का लाल रंग प्रकीर्णन के कारण, आकाश नीला दिखता है प्रकीर्णन के कारण, ये कभी कभी चमकता है व्यतिकरण के कारण, और नीला दिखता है वो भी कौन सा प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आंसर क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा दम था और अच्छा प्रश्न था। अब थाउट्स ऑफ द डे में हम लोग चलते हैं दोस्त मेरे, एकदम याद रखिएगा, ब आ नी ह पी ना ला। नीचे से ऊपर जाने पर चाल और तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, और बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक ये सब कम होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लाल का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो महत्तम होता है, और बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो न्यूनतम होता है। बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो न्यूनतम होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य महत्तम और बैगनी का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, इसमें हम बार बार बच्चों को कहते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है, लाल जो है ना वो हमेशा महत्तम तरंग दैर्ध्य, बाकी सब कुछ उसका मिनिमम। लाल का तरंग दैर्ध्य महत्तम, बाद बाकी कुछ भी पूछे लाल का मिनिमम। लाल का जो है तरंग दैर्ध्य महत्तम, बाद बाकी कुछ भी पूछे लाल का, कहेगा लाल का प्रकीर्णन कहेंगे सबसे कम, लाल का विचलन कहेंगे सबसे कम, लाल का अपवर्तनांक कहेंगे सबसे कम। एक चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे, रेले नाम, लाइट जितना ज्यादा पढ़ सको, रेले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रकीर्णन जो है
प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। अब आ जाओ इधर इधर इधर। निम्नलिखित चित्र में निर्गत किरण क्रमशः किससे दर्शाया जा रहा है? बताओ। निर्गत किरण कह रहा है, आपतित किरण और निर्गत किरण किससे दर्शाया जा रहा है? 2022 का क्वेश्चन है। हम वही क्वेश्चन दिए हैं जो मेरे, जिसमें आपको दिक्कत होगा। आपतित किरण तो ये जो आ रहा है ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है ये निर्गत किरण कौन है? जल्दी बताओ। निर्गत किरण ये है दोस्त मेरे, ये निर्गत किरण है। और ये आपतित किरण जो ऐसे जा रहा है, ये जो निर्गत किरण है इसके बीच का कोण, ये यहां से यहां तक ही चल गया आपतित किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विचलन कोण कहते हैं। और इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। इन दोनों के बीच का कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये दोनों भुजा के बीच का जो बना कोण है इसको हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? प्रिज्म कोण कहते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। और प्रिज्म एंगल, दो भुजाओं के बीच का जो कोण है इसको प्रिज्म कोण कहते हैं। अब जल्दी से बता दो आंसर। ए बी आपतित किरण है और सी डी जो है वो निर्गत किरण है। ए बी सी डी, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला अगला अगला। The next one is the अगला is, अगला देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, एकदम बढ़िया से देख लो दोस्त मेरे। अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण, ई याद रखना, यू का मान साइन कन्वेंशन, जितना लाइट पढ़ सकते हो पढ़ना। लाइट चैप्टर फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू चाहे वो अवतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, यू का मान निगेटिव होगा। कोई भी दर्पण या लेंस होगा, यू का मान हमेशा निगेटिव होगा। कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस होगा, यू का मान निगेटिव होगा। एकदम रिवाइज कर लो इस बात। यहां तो दर्पण है, तो दर्पण हो, कोई भी दर्पण, कोई भी लेंस हो, यू हमेशा निगेटिव होगा। रही बात भी की, तो भी में वास्तविक होगा। भी में अगर दर्पण के केस में अगर काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव, वास्तविक होगा तो निगेटिव। उत्तल में तो खाली काल्पनिक होता है तो पॉजिटिव। और रही बात एफ की, एफ में ध्यान रखना दोस्त मेरे कि एफ में अ लगा हुआ होगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, अ लगा हुआ होगा तो निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा तो पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना दोस्त मेरे, अगर यू ऑलवेज निगेटिव होगा, एफ की बात करोगे, अगर अ लगा हुआ होगा, अ लगा हुआ होगा, अवतल दर्पण अवतल लेंस की अगर हम बात करें, अ लगा हुआ होगा, एफ का मान निगेटिव हो जाएगा। ऊ लगा हुआ होगा, एफ का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ऊ लगा हुआ होगा, एफ का मान पॉजिटिव हो जाएगा। अ लगा हुआ रहेगा, एफ का मान निगेटिव। ऊ लगा हुआ रहेगा, एफ का मान पॉजिटिव। यू हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। और दोस्त मेरे भी की अगर हम बात करें तो काल्पनिक पॉजिटिव है, और यहां आओगे भी काल्पनिक पॉजिटिव, वास्तविक निगेटिव है। एफ का मान हमेशा अ लगा हुआ होगा तो निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा तो पॉजिटिव। देखो अब तुम कहोगे सर समझे नहीं, एक बार और समझा दीजिए। हम ध्यान से समझाते हैं, बढ़िया से समझना। चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों कंडीशन में यू हमेशा निगेटिव होगा। और एफ के साथ मामला है कि अ रहेगा तो निगेटिव होगा और ऊ रहेगा तो पॉजिटिव होगा। ऊ रहेगा तो पॉजिटिव होगा। भी के केस में क्या है कि भी के केस में अगर दर्पण है, दर्पण है तो काल्पनिक पॉजिटिव, काल्पनिक पॉजिटिव। और अगर लेंस है, लेंस है तो काल्पनिक निगेटिव हो जाता है। लेंस है तो काल्पनिक जो है वो निगेटिव हो जाता है, काल्पनिक निगेटिव हो जाता है। लेंस है तो काल्पनिक निगेटिव हो जाता है। दर्पण है तो काल्पनिक पॉजिटिव और लेंस है तो काल्पनिक निगेटिव हो जाता है।
इसका ठीक उल्टा हो जाता है दोस्तों ने वास्तविक के केस में। भी की अगर हम बात करें, भी की अगर हम बात करें, दर्पण है, दर्पण है, अगर वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है तो निगेटिव, और अगर लेंस है, लेंस है, वास्तविक है तो पॉजिटिव। बस इतने बात याद रखना है। कुल मिला के खाली भी का मान खाली पता करना है, भी का मान खाली याद रखना है, खाली भी का मान याद रखना है दोस्त मेरे, खाली भी का मान याद रखना है। दर्पण के हो कि लेंस हो, यू हमेशा निगेटिव होगा। अगर एफ की बात करें, ओ लगा हुआ होगा निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा पॉजिटिव। और अगर भी की बात करें दोस्त मेरे, सब लोग मैच मैच अभी सरस्वती पूजा, मैच, 26 जनवरी, सारी चीजें हैं दोस्त मेरे, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ के आपको पढ़ाई करना होगा। और ये दर्पण और लेंस का ये मामला है। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो यू तो कुछ करना ही नहीं निगेटिव सबके केस में, और अ लगा हुआ होगा तो एफ निगेटिव, ऊ लगा हुआ होगा तो एफ पॉजिटिव। आ जाओ इधर। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच, अभी तुरंत बताए थे, ये त्रिकोणीय कांच का प्रिज्म है, इसके दो फलक, एक फलकीय और एक फलकीय के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। दो फलक के बीच के कोण को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? प्रिज्म कोण कहते हैं। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में इसको जरूर ध्यान रखना दोस्त मेरे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस स्केल पर मैक्सिमम मान जो होता है वो 100 डिग्री सी होता है, केल्विन पर 373, फ़ारेनहाइट पर 212, और र्यूमर पर 80, रेनकाइन पर 672। और ये सब महत्तम मान है इस स्केल का, ये सब महत्तम मान है। और ये जो आप देख रहे हो, ये और ये सब न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है। और यही महत्तम मान जल का क्वथनांक है, और ये न्यूनतम मान जल का हिमांक है। ये जो महत्तम मान आप देख रहे हैं जल का क्वथनांक है, और ये जो न्यूनतम मान देख रहे हैं ये जल का हिमांक है। यानी 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 अगर हम बात करें क्वथनांक कहेगा तो 100 डिग्री सी यही बराबर होता है 373 केल्विन, यही बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही 80 डिग्री सी, यही 672 केल्विन रेनकाइन। और फिर यही अगर सेल्सियस पे 0 डिग्री सी 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री आर, 0 डिग्री आर, यही मेनली सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट र्यूमर में पूछता है। एसआई मात्रक जो है वो एसआई मात्रक केल्विन है, एसआई मात्रक केल्विन है, और सीजीएस मात्रक जो है वो डिग्री सी है। ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, सब मैक्सिमम मान जो है जल का क्वथनांक है, और सब मिनिमम मान जो है वो जल का हिमांक है। अपवर्तनांक निम्नलिखित में से देखो अपवर्तनांक किससे संबंधित है, ध्यान से देखना। अपवर्तनांक कह रहा है किससे संबंधित है, एकदम आराम से समझना। देखो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में आप जान लीजिए। और ये माध्यम है, मान लीजिए ये माध्यम है, ये माध्यम है, और माध्यम का ये अपवर्तनांक है। ध्यान से एकदम दोस्त मेरे ध्यान से देखिएगा। अगर 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 निर्वात है, अगर निर्वात है तो निर्वात का अपवर्तनांक होता है 1। हवा है, हवा का होता है 1.008। कांच है, पानी है, पानी है, पानी है तो पानी का होता है 1.33। और कांच है तो कांच का होता है 1.5। अब ध्यान से देखिए, इधर से इधर जाने पर सघनता बढ़ता है, सघनता जो है वो बढ़ता है, सघनता बढ़ेगा, और सघन जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल घटते जाएगा, प्रकाश की चाल जो है वो घटेगा, घटता। एक बार बढ़िया से देखिएगा, जो जो ऐसे जाएंगे हम, सघनता बढ़ते जाएगा, सघनता बढ़ते जाएगा, प्रकाश की चाल घटते जाएगी। सघनता ऐसे जाओगे तो बढ़ते जाएगा, सघनता बढ़ते जाएगा, और प्रकाश की चाल जो है वो घटते जाएगी, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है सबसे अधिक, क्योंकि सघन होगा तो प्रकाश जाएगा कैसे, लॉस हो जाएगा उसका, प्रकीर्णन हो जाएगा उसका। सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, जो रोमर ने पता लगाया था, जो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये चाल सबसे अधिक है जो निर्वात में होता है। अब हमको ये बताइए, अपवर्तनांक का संबंध सघनता से है और सघनता का संबंध प्रकाश की चाल से है। यहां क्वेश्चन आरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? दो माध्यम में परावैद्युत ध्रुवीकरण, माध्यम के चुंबकीय आघूर्ण, माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से संबंधित है या सघनता से संबंधित है? जल्दी से देखो, या तो सघनता, जो जो सघन होते जाएगा अपवर्तनांक का मान बढ़ते जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं हम लोग। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, इसको परम शून्य ताप कहते हैं।
सबसे न्यूनतम, इससे न्यूनतम तापमान पूरे संसार में कभी नहीं। आप समझिए -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बन जाता है। ये -273 है तो कितना कम होगा। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी को परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन या -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है। और इस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है, अर्थात गैस ठोस का रूप ले लेता है। गैस किसका रूप ले लेता है? ठोस का रूप ले लेता है। अब ध्यान से देखना दोस्त मेरे, अगर 0 डिग्री से कम हुआ तो बर्फ होगा और ठोस के रूप में रहेगा पानी का ताप। 0 से 100 में पानी और द्रव के रूप में रहेगा, 100 के बाद वाष्प गैस के रूप में रहेगा। क्वेश्चन पूछ दिया था एकदम नॉर्मल कि 12 डिग्री सी पर पानी किस अवस्था में रहेगा, तो 12 डिग्री सी 0 और 100 के बीच है, द्रव अवस्था में रहेगा। 12 डिग्री सी पर पूछ देगा किस अवस्था में रहेगा, तो कहेंगे भैया द्रव अवस्था में रहेगा। और एक होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0.016 डिग्री सी। और इस पर जल की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, अपनी अवस्था को नहीं बदलता है। जल की तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, अपनी अवस्था को नहीं बदलता है। 0 से कम बर्फ, 0 से 100 तक पानी, 100 के बाद वाष्प। तो कहेगा 12 डिग्री सी पर क्या होगा, तो 12 डिग्री सी पर दोस्त मेरे पानी रहेगा। 800 किलोग्राम का एक कार 5 मीटर पर सेकंड से इतना बढ़ाने में किया गया कार्य। तो देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना, तो काइनेटिक एनर्जी, कार्य जो है यहाँ ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जब कार्य पूछे ना, तो कार्य पूछे तो कार्य का दो या तो एफ एस कॉस थीटा लगा दीजिए, या एम जी एच लगा दीजिए, या हाफ एम भी स्क्वायर लगा दीजिए। ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला, जो एफ और एस दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एम जी एच दिया हुआ है ये फॉर्मूला लगाओ, एम और भी दिया हुआ है ये फॉर्मूला लगाओ। अब कहता है 800 किलोग्राम। अब देखो यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ है और वेग दिया हुआ है, तो 800 किलोग्राम, 800 किलोग्राम हाफ एम, एम और दूगो वेग है ना, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अगर एक वेग रहता तो हाफ एम भी स्क्वायर, और दूगो वेग है तो हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम, एम का मान हो गया 800 इंटू v1 स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 10 धन 100 पचे 25 तो 75, आ 2 से हो गलो 400। तो बता दो जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 400 गुना 100 में 25 गया 75, तो 75 हो गया, तो 400 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा? हाँ, हाफ एम v1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10 दिन 100 पचे 25 यानी 75। अब 75 चौका करना है, 75 चौका कितना हो जाएगा? 75 चौका 300, आ 300 दू गो जीरो है, ये है तो दू गो जीरो दे देंगे। ये 3 को किलो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 30 किलो जूल। ये क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? 30 किलो जूल इज द राइट आंसर। होगा क्या? 30 किलो जूल इज द राइट आंसर। चलो, जब ये अकेले रहे तो हाफ एम भी स्क्वायर, दू गो वेग रहे तो हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। और कार्य पूछ दे ना या ऊर्जा पूछ दे, कुछ भी, तो जो जैसा दिया हुआ रहे उसके, अगर एम जी एच दिया हुआ रहे तो कार्य ऊर्जा पूछे, ये फॉर्मूला लगाओ। एम भी दिया हुआ रहे ये फॉर्मूला लगाओ, एफ एस कॉस थीटा ये फॉर्मूला लगाओ। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। v बराबर एक फॉर्मूला होता है एन लेमडा। किसी भी तरंग के लिए ये वेग का फॉर्मूला है v बराबर एन लेमडा, और n बराबर 1/t होता है। चूंकि आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल होता है, तो v बराबर लेमडा बाई टी हो जाएगा। और ये अगर कोई तरंग का वेग है v, जिसमें अगर ध्वनि दे तो 332, अब प्रकाश दे तो 3 गुना 10 पर पावर 8। ये बात एगो चीज ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ध्वनि के कंडीशन में 1 डिग्री सी अगर ताप बढ़ेगा ना, तो ध्वनि का वेग हम बताए हुए थे 0.61 मीटर पर सेकेंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। v बराबर एन लेमडा और n बराबर 1/t है, तो v बराबर लेमडा बाई टी हो जाएगा, लेमडा बाई टी हो जाएगा। ध्वनि के लिए 332, प्रकाश के लिए 3 गुना 10 पर पावर 8। आज इधर 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। बहुत बढ़िया बात, 12 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, 12 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है। तो वस्तु भूतल से कितनी ऊंचाई पर है? तो बस कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। एम का मान कितना है? एम पोटेंशियल एनर्जी का मान हो गया 600, एम का मान है 12, जी का मान है 10, एच का मान निकालना है, खट से निकाल दो। 12 दिन 120, 12 पंचा 60,
हमको लगता है 5 मीटर आएगा, और यहां पर दो बातें हैं, यहां h निकालोगे ना तो 5 मीटर आएगा। 5 मीटर में कह रहा है माइनस होगा कि प्लस होगा? अब दोस्त ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है, तो बता दो 5 मीटर माइनस होगा कि प्लस होगा? ऊंचाई हमेशा प्लस होता है। हाँ, ऊर्जा माइनस प्लस होता है। ऊर्जा अगर ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस, माइनस में ऊर्जा होगा, और अगर नीचे की ओर जाएगा तो प्लस में ऊर्जा होगा, प्लस में ऊर्जा होगा। अगर ऊपर की ओर जाएगा माइनस में ऊर्जा, नीचे की ओर जाएगा प्लस में ऊर्जा होगा, प्लस में ऊर्जा होगा। अब आ जाओ, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, गति का पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी। u और a को हटा दीजिए तो वेग और समय को ये बताता है। गति का दूसरा नियम है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, u और a को हटा दीजिए तो विस्थापन और समय को बताता है। यहाँ v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है, u और a को हटा दीजिए तो v और s को बताता है, विस्थापन और वेग को बताता है। हाँ, विस्थापन और वेग, विस्थापन और वेग को बताता है। देख लो, विस्थापन, विस्थापन और वेग को बताता है। विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं। इसको एक चीज और ध्यान में रखना दोस्तों, खाली यू और ए को हटा देना है। आप एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ एक से मल्टीप्लाई नहीं कुछ है तो ये पहला समीकरण है, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई है ये दूसरा समीकरण है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है ये तीसरा समीकरण, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्या समीकरण है? तीसरा समीकरण। 2 सबसे ज्यादा, एक हाफ 2 में 2 सबसे ज्यादा, तीसरा समीकरण। 1 से मल्टीप्लाई है पहला समीकरण, हाफ है तो भैया बीच में है तो दूसरा समीकरण, 2 सबसे ज्यादा है तो ये तीसरा समीकरण, 1 है यहां तो ये पहला समीकरण। आजा, 1 केजी की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया। उठाने में कार्य माइनस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उठाने में, उठा रहा है ना तो ऊपर की ओर तो कार्य माइनस, नीचे आएगा गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में प्लस। तो भैया खट से लगा दो, एम जी एच, एम का मान है 1, जी का मान है 9.8 और एच का मान है 10। अब यहां से गुना भाग कर दो, पॉइंट निकलेगा नीचे 98 जूल विथ माइनस हो जाएगा, इज द राइट आंसर। 98 जूल विथ माइनस, क्योंकि उठाने में किया गया कार्य माइनस, ऊंचाई माइनस नहीं होता है, लेकिन उठाने में किया गया कार्य माइनस, गिराने में किया गया कार्य प्लस। कह रहा है क्वेश्चन उठाया जाता है तो भैया एमजीएच होगा, लेकिन साथ में इसके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। साथ में इसके क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? माइनस हो जाएगा। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में आप इसके बारे में एकदम खूब बढ़िया से जान लिया। दूरी 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 या तो बड़ा होगा विस्थापन से, या अगर सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी जो है, सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी बराबर होगा विस्थापन के। या तो दूरी बड़ा होगा विस्थापन से, सीधी सड़क पर चलोगे तो दूरी बराबर होगा विस्थापन के। और ये हमेशा ध्यान रखना, बड़ा अगर है तो बड़ा बटा छोटा हमेशा 1 से बड़ा और बराबर, और विस्थापन चूंकि छोटा है, विस्थापन चूंकि छोटा है तो छोटा बटा बड़ा इस 1 से छोटा। देखो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्त मेरे, इसमें गड़बड़ नहीं करना। एनसीईआरटी में दिया हुआ 10/2 इज ग्रेटर देन 1, 2/10 इज लेस देन 1, 10/10 इज इक्वल टू 1। यानी ऊपर वाला बड़ा होगा तो 1 से बड़ा, ऊपर वाला छोटा होगा तो 1 से छोटा, ऊपर वाला बराबर होगा तो 1 के बराबर। अब यहां फिक्स है कि दूरी बड़ा होगा, तो दूरी बड़ा तो बड़ा बटा छोटा 1 से बड़ा और बराबर, बराबर भी हो सकता है। अगर विस्थापन हमेशा छोटा होगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन बटा दूरी 1 से छोटा और बराबर हो जाएगा। विस्थापन छोटा होता है ना, तो विस्थापन बटा दूरी 1 से छोटा और बराबर हो जाएगा। चलो चलो चलो, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या देख लो पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g है तो उस ग्रह पर कितना होगा? देखो मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर g का मान जो है वो होता है gm/r²। अब कह रहा उस ग्रह पर जा रहा है जहां पर द्रव्यमान और त्रिज्या, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे है, तो दोनों पृथ्वी के आधे हैं, तो यहाँ g डैश बराबर क्या हो जाएगा? g m भी m/2 है और r भी r/2 है, कर होल स्क्वायर। यहां से अब भैया 2 नीचे आएगा, ये 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, कट जाएगा तो 2gm/r²। देखो तो होगा, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2gm/r²। ये हो जाएगा 2g इज द राइट आंसर, क्योंकि gm/r² को g लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा 2g। 2g is the right answer। g बराबर gm/r², g डैश बराबर gm, कोई भी ग्रह है, मान लो कोई ग्रह है तो कहेंगे gm/2 r/2 का होल स्क्वायर। यहां से 2gm/r², gm/r² को g लिखेंगे, 2g हो जाएगा।
अगला देखो 2G हो रहा है क्या, आंसर हो जाएगा 2G। अगला 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 कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, और सब देखो बल के बारे में अगर पूछेगा, सबसे मजबूत बल अगर पूछेगा, सबसे मजबूत बल अगर पूछेगा तो नाभिकीय बल है। सबसे मजबूत बल अगर पूछेगा तो कहेंगे नाभिकीय बल है। सबसे कमजोर बल अगर पूछेगा तो कहेंगे भैया गुरुत्वाकर्षण बल है। काल्पनिक बल अगर पूछेगा तो कहेंगे भैया काल्पनिक बल जो है ना अपकेंद्र बल है। काल्पनिक बल कौन बल है, अपकेंद्र बल है। अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। क्षयकारी बल पूछेगा तो घर्षण बल है। क्षयकारी यानी लॉस होने वाला, क्षयकारी बल अगर बात करेंगे तो कौन बल है, घर्षण बल है। ध्यान से देखो, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल। कोलाइड विलयन को अलग किया जाता है अपकेंद्र विधि द्वारा, यानी दूध, दूध से मक्खन जो हम लोग अलग करते हैं अपकेंद्रन द्वारा, दूध एक कोलाइड विलयन है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का लगना अनिवार्य है। कोई भी दो द्रव्यमान युक्त पिंड है उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगबे करेगा, ये फिक्स है। और गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण, नाम में है गुरुत्व का आकर्षण, केवल आकर्षण। अब देखो क्या क्या सीखे। सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्येक द्रव्यमान युक्त पिंड के बीच लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, काल्पनिक बल अपकेंद्र बल, क्षयकारी बल घर्षण बल। क्षयकारी बल कौन बल, घर्षण बल। तो ये इसका आप जरूर ध्यान रखिए। अगला अगला अगला, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताओ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कह रहा है कौन सा कथन गलत है, जल्दी बताओ। परमाणु एक धनावेश केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, 100% सही है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, एकदम देखो नाभिक छोटा होता है, परमाणु बड़ा होता है, ये भी सही है। नाभिक तो छोटा होवे करता है, 10⁻⁻15 मीटर का, एक फर्मी का होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों दीर्घवृत्ताकार ने वृत्ताकार कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में नहीं वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यहीं पर तो वो गलत थे। कौन सा, अच्छा उल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, हाँ ठीक है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सही है। आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला अगला अगला, तो ये गलत हो गया। रदरफोर्ड ने कौन सा कण यूज किया था, अल्फा कण। किसका पत्थर यूज किया था, सोने का पत्थर। पढ़ना पड़ेगा दोस्त मेरे, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। जल की विशिष्ट उष्माधारिता हाइड्रोजन के बाद सबसे अधिक होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसीलिए इसका उपयोग रेडिएटर में करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग कहां करते हैं दोस्त मेरे, रेडिएटर में करते हैं। फिर कहता है दोस्त मेरे, बर्फ की विशिष्ट इसको जल की विशिष्ट उष्माधारिता जूल पर केजी पर केल्विन में 4200, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी में 1। बर्फ की विशिष्ट उष्माधारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी में 0.5। जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है, इसीलिए इसका उपयोग वाहनों के रेडिएटर में करते हैं। वहीं बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है। एक चीज ध्यान रखना, हम तुमको बता देते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता अगर जल की कहे आप बर्तन की कहे तो इसमें बच्चा बड़ा फंसता है और यही पूछता है। जल बहुत अधिक है पृथ्वी पर, तो जल की भैया उच्च होती है, बर्तन उसकी तुलना में बहुत कम है, तो इसका निम्न होता है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट उष्माधारिता अगर कहे तो जल तो बहुत ज्यादा है, तो जल की उच्च होगी और बर्तन की क्या होती है, निम्न होती है। अब जल की विशिष्ट उष्माधारिता कितनी होती है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अगला अगला अगला, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषता। समान विशेषता का मतलब हुआ दोस्त मेरे एक ही वर्ग का होगा। ध्यान से देखना, समान एक वर्ग के तत्व की विशेषता समान होती है। जैसे क्षारीय धातु फर्स्ट है, उसके सभी तत्वों की विशेषता समान होगी। समान विशेषता मतलब एक वर्ग, समान विशेषता मतलब एक वर्ग। अब बताओ, एक वर्ग में या तो 2 जुटेगा तब होगा, या 8 जुटेगा तब होगा, या 18 जुटेगा तब होगा। 2, 8, 18,
दो 8 18 जुटेगा तभी एक वर्ग का होगा, याद रखिएगा हमेशा। तो 17 में 2 जोड़ोगे 19 है नहीं ऑप्शन में, 17 में 8 जोड़ो 17 3 20, 5 25 है नहीं ऑप्शन में, 17 में 18 जोड़ दो 17 दूनी 34 1 35 है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा। 2 8 18, 2 8 18 मेनली जोड़ोगे तो मिल जाएगा अगला उस वर्ग का संख्या, याद रखिएगा। अगर उस वर्ग का निकालना है 2 8 18 जोड़ोगे तो मिल जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे मैजिक नंबर तो आपको पता होगा। चलिए चलते हैं, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। देखो 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, हर जगह नियत रहता है, ये हर जगह बदलता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि ये W बराबर होता है mg के। g का मान चूंकि बदलते रहता है इसलिए W बदलते रहता है। इसका SI मात्रक kg है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, और ये एक सदिश राशि है। ये एक अदिश राशि है और ये एक सदिश राशि है। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, किलोग्राम इसका SI मात्रक, अदिश राशि है। भार बदलते रहता है, न्यूटन इसका मात्रक है और सदिश राशि है। न्यूटन इसका मात्रक है और सदिश राशि है। इसका मान हर जगह बदलता है, हर जगह बदलता है। और अगर पृथ्वी पर कहोगे तो W अर्थ हो जाएगा mg और W एट मून हो जाएगा mg/6, mg/6। यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। इसका मान अगर मान लो पृथ्वी पर अगर द्रव्यमान का मान 10 kg है, तो चंद्रमा पर भी जाओगे तो 10 kg होगा, 10 kg होगा। चंद्रमा पर भी जाओगे तो 10 kg होगा। अगला 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 वही बात यहां लिखा हुआ है। बता दो हो बबुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषमांग। देखो 2024 का टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। मिश्रण दो प्रकार के, मिश्रण जो है पहले तो देखो, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में आता है, अशुद्ध पदार्थ में, शुद्ध में आता है तत्व और यौगिक, एकदम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण, अशुद्ध पदार्थ में आता है मिश्रण। अब मिश्रण में आता है वो समांगी जो पूरा पूरा घुल मिल जाए, एगो आता है विषमांगी, विषमांगी विषमांगी जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं। समांगी मतलब पूरा 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 घुले मिले, समांगी पूरा 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 ना घुले मिले, ना घुले मिले विषमांगी। देखो अशुद्ध पदार्थ, पदार्थ दो प्रकार के, शुद्ध में आओगे, शुद्ध में आओगे तो भैया तत्व है यौगिक है। शुद्ध में आओगे तो तत्व है और यौगिक है, तत्व में है और यौगिक है। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक है, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी विषमांगी। जो पूरा पूरा घुल मिल जाए जैसे चीनी पानी, समांगी। जो पूरा पूरा ना घुले मिले, विषमांगी। जो पूरा पूरा ना घुले मिले, विषमांगी। जैसे पानी और तेल विषमांगी है। विषमांगी मिश्रण के लिए सही है, बताओ जल्दी से। विषमांगी मिश्रण के लिए कह रहा है कौन सा सही है, तो मिश्रण के संघटक असमान होंगे, पूरा पूरा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग स्वाद मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब लेड नाइट्रेट के अणु को गर्म करते हैं, वाह क्या बात, PbNO3 हॉल 2, PbNO3 हॉल 2 को गर्म करते हैं दोस्त मेरे। जब इसको गर्म करते हैं तो ये PbO प्लस NO2 प्लस O2 में टूट जाता है। जल्दी से इसको लिख लो। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं दोस्त मेरे, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। जल्दी से लिख लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बताओ जल्दी, व्हाट इज द आंसर। इसको दोस्त मेरे बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिए, यहां पर 2 है, ये 2 दे दीजिए, यहां 2 दे दीजिए, यहां 4 दे दीजिए। देखिए आप बैलेंस हो जाएगा। हीट एंड ट्रायल मेथड है ये। 2 गो पीबी, 2 गो पीबी। ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 गो, तो 2 गो ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन हो गया दोस्त मेरे 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। यहाँ ऑक्सीजन हो गया 2 गो ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 2 10 2 12। नाइट्रोजन यहाँ 4 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 2 दूनी 4। देखो बैलेंस है। अब ये ध्यान रखना दोस्त मेरे
कि मोल की अगर हम मोल निकालते हैं ना, तो अगर एक H2O रहा, एक H2O रहा तो एक मोल, दो H2O रहा तो दो मोल, दो मोल हो गया। जब लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म करते हैं, देखो, तो जब दो को गर्म करते, दो अणु को गर्म करते हैं, तो 2 मोल पीबीओ, 4 मोल NO2 और 1 मोल ऑक्सीजन। जब इसी को आप एक कर दोगे, दो के जगह एक कर दोगे, तो ई आधा हुआ तो ई भी आधा हो जाएगा, ई भी 4 से 2 हो जाएगा, और ये एक है तो आधा हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तो क्या 1 मोल पीबीओ है क्या ऑप्शन में? पीबीओ तो है ही नहीं, तो इसकी बात नहीं करेंगे। ऑक्सीजन 2 मोल है? नहीं, ऑक्सीजन तो आधा मोल है। फिर कहता है ये होगा नहीं। NO2 के 1 मोल हैं? नहीं, NO2 के भैया 2 मोल हैं, तो NO2 के मोल पे डिसीजन लेना है, सी नंबर आंसर। आप बोलेगे गुरुजी समझे नहीं, एक बार और समझाइए। 2 PbNO3 ऑल 2 है, ये 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में टूट गया। अब यहां से तुम देखो, जब ये 2 था तो ये 2 था, जब ये 1 होगा तो ये 1 होगा, जब ये 2 था तो ये 4 था, जब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, जब ये 2 था तो ये 1 था, जब ये 1 होगा तो ये आधा हो जाएगा। 1 तो 1 मोल, 2 तो 2 मोल। यहां अगर 1 ले रहे हैं, ई 1 ले रहे हैं दोस्त मेरे, तो ई 2 है, यानी 2 मोल हो जाएगा NO2 के आंसर। 2 मोल NO2 के हो जाएगा द राइट आंसर। जो अटपटे क्वेश्चंस हैं दोस्त मेरे, जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही लेके आए हैं हम। देखो, ये हमेशा ध्यान रखना, घर्षण में कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में ध्यान रखिएगा। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा, उससे कम गतिज या सर्पी, सबसे कम लोटेनिक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ, खूब पूछता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लोटेनिक घर्षण का मान कम होता है। बॉल बियरिंग गतिज घर्षण को लोटेनिक में बदल देता है, तो आसान हो जाता है, लुढ़काना आसान हो जाता है, घर्षण कम लगता है। रोलर को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान है, लुढ़काओगे तो लोटेनिक घर्षण मतलब सबसे कम घर्षण, सबसे कम घर्षण मतलब सबसे कम विरोध। सबसे कम विरोध होगा किसी भी चीज को लुढ़काने में, सबसे ज्यादा विरोध होगा जब कोई वस्तु स्थिर है। फिसलेगा तो उससे कम विरोध होगा, लुढ़केगा सबसे कम विरोध होगा। अब एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाता है, बहुत बढ़िया, ग्रुप डी का पिछले बार का क्वेश्चन है। एक्स को आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स के लिए सही है? देखो दोस्त, मैंने आवर्त सारणी का क्वेश्चन इस बार भी पूछ दिया, कहीं कहीं सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी से हटा दिया है, लेकिन आवर्त सारणी ऐसा चीज है ना, जिसको केमिस्ट्री का पकड़ होगा उसको समझ में आ जाएगा। आवर्त सारणी हट गया तो केमिस्ट्री में हट गया, हर चैप्टर में आवर्त सारणी। इसलिए आप आवर्त सारणी को इग्नोर मत कीजिए, एक बार रफली देख लीजिए, थोड़ा सही समय दीजिए, लेकिन देख लीजिए, क्योंकि 1 नंबर से जब मेरिट छुटता है ना, तब पता चलता है सही गाइडलाइन क्या होता है, ठीक ना। जब 1 नंबर .2 से मेरिट छूटता है, क्योंकि दोस्त मेरे होता क्या है, अब जिसको समझ होगा साइंस का, उसको तुरंत, आपको भी अगर आप इंटर किए होंगे तो आपको पता होगा, बिना आवर्त सारणी को पढ़े हुए, बिना आप 118 तत्व को पढ़े, आवर्त सारणी मतलब 118 तत्व को पढ़ना, केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ लीजिएगा? तो वही बात हो गया कि बॉडी विदाउट बोन, इसलिए आपको एक बार उसको जरूर देखना चाहिए। एक्स क्या है? एक्स बताओ क्या है? कह रहा है HCl बन रहा है, इसका मतलब एक्स की संयोजकता इस पर होगी, तो एक्स की संयोजकता तो 1 होगी, एक्स की संयोजकता तो 1 होगी। बाईं ओर रखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्व एक्स के लिए सही है? तो एक्स की संयोजकता 1 होगी, और जब बाईं ओर है, इधर है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका ये धातु भी होगा, ये धातु भी होगा, या ये अधातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। अधातु में कौन हो सकता है? हाइड्रोजन। धातु में सोडियम होगा, तो जब सोडियम होगा तो सोडियम क्लोराइड बना देगा, और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। ये वह धातु है और ठोस है? नहीं, अधातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है। बताओ आंसर, पढ़ाई करो दोस्त मेरे, दोस्त कोई ऑप्शन नहीं है तुमको अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है, वो है पढ़ना। वह धातु भी हो सकता है, धातु के रूप में सोडियम हो सकता है, दैट इज ठोस है। अधातु और गैस हो सकता है, हाइड्रोजन अधातु और गैस भी है, ये भी सही है। इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये गलत। आंसर हो जाएगा 1 2 3। धातु के रूप में सोडियम, हेलिना, करोरब से फरियाद में सब आ सकता है फर्स्ट में। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 1 होबे करेगा, क्योंकि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन इस पर होता है। ये दोस्त मेरे सब ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक भी डुप्लीकेट क्वेश्चन हम तुमको नहीं करवा रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी, आहा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को बढ़िया से देख लो। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कौन कौन आता है, देखो। ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा देगा दैट इज अम्ल, क्षार, अपमार्जक, अपमार्जक, अम्ल, क्षार, अपमार्जक, सीमेंट, सीमेंट, अम्ल, क्षार, अपमार्जक, सीमेंट और चूना, ये सब ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोषी में आता है दोस्त मेरे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण और ऊर्ध्वपातन। देखो ये सब ऊष्मा लेकर गर्माएगा तब वाष्पीकरण होगा, ऊष्मा लेकर गर्माएगा तब ठोस गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन होगा। और ये सब ऊष्मा देगा, इसलिए ऊष्माक्षेपी। अम्ल में कभी पानी मिला के देखो, क्षार में कभी पानी मिला के देखो, सब ऊष्मा देगा, दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतने लिस्ट है, पढ़ ले दोस्त मेरे। अपने जिस जीवन में तू है ना, वहां से निकलने का एकमात्र उपाय यही है। एक आप बढ़िया से चीन लो, फिर अब देख लो कौन क्या करता है, छोड़ दो, तोरा की करना है ये सोचो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी बुझा हुआ चूना एकदम ऊष्मा देगा? प्राकृतिक गैस का जलना, ये भी ऊष्मा देगा। गैस अगर जलेगा तो ऊष्मा देवे ना करेगा हो, गैस अगर जलेगा तो ऊष्मा देगा कि नहीं देगा? श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। श्वसन की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का मंद दहन है, श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है, तो ये भी ऊष्मा देगा। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 तीनों है। श्वसन भी एक प्रकार का दहन ही है, यह भी ऊष्मा देगा। अब बाकी तो अभी हम आपको बता ही दिए, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का इतने लिस्ट है। जिप्सम, 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 जिप्सम भाई मेरे, जिप्सम की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। और दोस्त मेरे, जब जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2O को 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन, 2H2O को जब 100 डिग्री सी या 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये CaSO4 इंटू हाफ H2O बना देगा, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और ये आपका जिप्सम है। जिप्सम को जब आप 100 डिग्री सी पर या 373 केल्विन पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, और इसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और इसी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये डाई है चूंकि दू है, और ये आधा है इसलिए हेमीहाइड्रेट, इसलिए हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग दोस्त मेरे मूर्ति वगैरह बनाने में, मूर्ति वगैरह बनाने में, छत को चिकना करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओहो हो, बताओ एक आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है दोस्त मेरे, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ दे दिए हैं, आपके सामने है। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है, अवक्षेप है ये, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल है, जिससे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कितना डिग्री सी पर गर्म करके? 100 डिग्री सी पर गर्म करके जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अब आ जाओ इधर, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। आहा, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर? सिनेप्स जो होता है, इस पर रासायनिक संकेतों का संप्रेषण जो होता है, ये क्या होता है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता। देखो कुछ नहीं है ये दोस्त मेरे, अगर डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, देखो ये डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, और फिर ये नया डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी डेंड्राइट्स होते हुए, ये देखो ध्यान से देखना, फिर ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सॉन है।
कहते हैं एक्सॉन के छोर, एक एक्सॉन का, एक न्यूरॉन के एक एक्सॉन छोर और दूसरे का डेंड्राइट के बीच जो होता है ना, यही सिनेप्स कहलाता है। रासायनिक संकेत यहां होता है, यहां पर दोस्त मेरे रासायनिक सिग्नल होता है, और ये जो यहां से यहां तक है ये विद्युतीय सिग्नल होता है। ये दोस्त मेरे विद्युतीय विद्युतीय सिग्नल होता है, ये विद्युतीय सिग्नल होता है। ये जो है ये विद्युतीय सिग्नल है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है ये रासायनिक केमिकल सिग्नल है। जब आपको कहेगा तंत्रिकाओं में कैसा होता है तो कहता है विद्युत रासायनिक होता है। अगर कहेगा दो न्यूरॉन्स के बीच जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है मैसेज का रासायनिक रूप से, किसी एक न्यूरॉन में विद्युतीय रूप से, और अगर पूरे में कह दिया तो विद्युत रासायनिक रूप से। ये जो सिनेप्स के बीच रासायनिक रूप से होता है उसमें एक का एक्सॉन दूसरे का डेंड्राइट होता है। तो आंसर हो जाएगा एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे छोर का न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर समझ में आएगा। बताओ, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। पीयूष ग्रंथि भैया, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। तो ये मासिक धर्म के लिए ये जिम्मेवार है। उपापचय मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है दोस्त मेरे कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हो गया पाचन, ई हो गया भैया शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण हो गया एनाबॉलिज्म। तो अंडाशय के नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प क्या है? मासिक धर्म। उसको नियंत्रित करने के लिए मासिक धर्म होता है हर महीने, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का चलना, सभी अंगों का विकास नहीं। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म दोस्त मेरे पाचन की क्रिया है, एनाबॉलिज्म पाचक रस का से शरीर का निर्माण है। अगला, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यकृत में। भैया यकृत में पित्तरस का भी निर्माण होता है, पित्तरस का निर्माण होता है जो वसा को गुल्लिकाओं में तोड़ता है। यकृत, मनुष्य में यूरिया चक्र कहां चलता है? यकृत में। रीजेनरेशन, सबसे अधिक कोशिका विभाजन यही होता है, रीजेनरेशन सबसे अधिक होता है। फेफड़ा में होता है कुपिका, कुपिका बोले तो एल्वियोली, एल्वियोली, इसी को हम लोग कुपिका भी कहते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का कोशिकाओं में आदान प्रदान करता है। ये विनिमय, गैसों का विनिमय भी इसी को कहते हैं। ये ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क की इकाई को, वृक्क की इकाई को, वृक्क की इकाई को, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अग्नाशय के बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। अगला, अगला विलयी होता है, विलयी जिसको आप कहते हैं वो छोटी आंत में होता है, उंगलीनुमा संरचना होता है। कठोर शारीरिक गतिविधियों के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत का एक अच्छा तरीका क्या है? पहले तो ऐंठन होता किसके कारण है? लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण। ऐंठन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो उसमें लैक्टिक एसिड जमा होने का। खूब पढ़ लो, एक नंबर नहीं आएगा गया बोरा में, सब पढ़ाई एक साल का गया बोरा, क्योंकि एक नंबर से तुम कम से कम जितना वैकेंसी है उससे 5 गुना लोगों से पीछे रह जाओ, 5 गुना से पीछे रह जाओ। इसलिए दोस्त मेरे अच्छे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस हमेशा आपके जीवन में होना चाहिए। बताओ आंसर क्या हो जाए? कठोर शारीरिक गतिविधियों के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन, ऐंठन तो लैक्टिक एसिड, आंशिक ऑक्सीजन मिलेगा तब। क्या करना चाहिए? आइस पैक का पैरों पर रगड़ें, दर्द निवारक मरहम लगाएं, गर्म मीठा दूध पिएं, गर्म पैड से हल्का मालिश करना चाहिए, गर्म पैड से हल्का मालिश करना चाहिए। सूजन होता तो आइस पैक लगा सकते हैं आप, ऐठन हो रहा है ना तो गर्म पैड से मालिश करना चाहिए। दूध किसका मिश्रण है? आहा, दूध में खाली देख लो, ध्यान रखना, खाली विटामिन सी नहीं होता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता, बाद बाकी कहीं कोई झोल नहीं है। खाली दूध रोटी खाओगे तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी, क्योंकि दूध में होवे नहीं करता है, स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो बताओ, दूध में बाकी सब कुछ होता है। द लास्ट क्वेश्चन, जल, वसा, प्रोटीन, सब। वसा जो होता है ये ऊर्जा देता है, वसा ऊर्जा देता है, शरीर को गर्म रखता है, शरीर को
गर्म रखने का काम भी करता है, और 1 ग्राम वसा जो है, 1 ग्राम वसा जो है वो 9.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम वसा जो है वो 9.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रोटीन उत्तक का निर्माण करता है, प्रोटीन उत्तक का निर्माण करता है। आपके शरीर में सबसे अधिक जो है यौगिक में कौन है? जल। सबसे अधिक मानव शरीर में कौन है? जल। सबसे हमारे अंगों को गर्मी कौन देता है? वसा। अंगों को सुरक्षा कौन देता है? वसा। स्तन को आकार कौन देता है? वसा। वसा का संबंध किस टिश्यू से है? एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज उत्तक से वसा का संबंध है। वह 1 ग्राम वसा से कितना? 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। ऐसा ही सेशन फिर आपके लिए कल 26 जनवरी पर भी उम्मीद करेंगे कि हम आपके लिए उपलब्ध हो सकें। अगर नहीं हो पाएंगे तो उसके लिए नोटिस दे देंगे। कोशिश करते हैं दोस्त मेरे कि आपकी सेवा में उपस्थित हों, और अक्सर हो भी जाते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं हमारे, पटना में रहते हैं, तो मिठाई खाने के लिए जरूर आइए। आप सादर आमंत्रित हैं। हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी में आपके लिए एक प्यारा सा जलेबी हम आपका हमारे सेंटर पे इंतजार करते रहता है। आपके पास समय हो, कभी भी फुर्सत मिले तो 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे के बाद आप कभी भी आइए। आपको हम जलेबी जरूर खिलाएंगे। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। हेलो, हेलो।